2022 जिसे हम आज मना रहे हैं, इसके अलावा भी हमारे देश में नववर्ष होते हैं। शायद बहुत लोगों को इसकी जानकारी हो या नहीं हो। हमारे देश में जैसे आज जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से हम लोग 2022 मना रहे हैं, वैसे ही हमारे देश में सप्तऋषि संवत भी है और विक्रमी संवत भी है, शक संवत भी है। तो अगर हम 2021 वर्ष देखें जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से, तो विक्रमी संवत के हिसाब से 2078 का वर्ष इस समय चल रहा है, जो कि 51 वर्ष और भी पीछे से शुरू हुआ था। लेकिन अगर उसके पीछे देखें तो शक संवत है, जो और 21 वर्ष पीछे से शुरू हुआ था। लेकिन अगर उससे भी पुराना हम अपना काल गणना का भारत का व्याकरण देखें तो आपको देखने में मिलेगा कि हमारे यहाँ सप्तऋषि संवत भी, जिसके आधार पर काल गणना होती है, कैलेंडर बनता है। और खास तौर से जो नॉर्दर्न इंडिया था, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, इन प्रांतों में, कश्मीर मतलब आज वाला कश्मीर नहीं, एक बहुत बड़ा संभाग रहता था कश्मीर का, जिसमें आज आपका जो पाकिस्तान का एरिया है, तक्षशिला का एरिया है, हिमाचल, पंजाब, ये सारे एक बहुत बड़े मंडल में पड़ते थे। और इसमें हम लोग सप्तऋषि संवत के आधार पर अपना कैलेंडर बनाते थे। और आपको जानकारी होकर नहीं है तो ये कैलेंडर लगभग 5094 वर्ष पुराना है। यानी जो आज कैलेंडर हम 2021 मना रहे हैं, सप्तऋषि संवत के अनुसार ये 5094 वर्ष पुराना है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की धरती में कितने पुराने समय से काल गणना को व्यक्तिगत रूप से और जीवन के अंदर प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो उन कैलेंडर्स के अंदर 2021 वाला जो जॉर्जियन कैलेंडर है, उस कैलेंडर को पूरा विश्व आज कैलेंडर ईयर के रूप में देखता है। तो मैं आप सब लोगों को इस कैलेंडर ईयर की भी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वर्ष इस कैलेंडर के रूप में जो हमारे सामने आएगा, सबके जीवन में खुशियां लाए, सबके जीवन में संतोष लाए। आज का जो कार्यक्रम है, डॉक्टर राठौर ने बड़ी अच्छी बात कही कि हम लोग जब स्केल पे अपने आप को मेजर करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम लोग 10 में, यानी जब मैं कभी कभी बोलता हूँ किसी से कि हम लोग अगर अपनी सफलता के बारे में बात करें कि हम कितने सफल हैं, तो उसका कोई डेफिनेशन तो है नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब मैं देखता हूँ कि हम कितने सफल हैं, तो अगर हमें एक स्केल बांधना हो, 10 में से अपने आप को नंबर देने हो, तो मुझे लगता है कि हम अभी 10 में से 1 नंबर पे हैं। तो इसका जो भावार्थ निकलता है वो ये है कि अभी हमें बहुत बड़ा सफर पूरा करना है। और जब हम 1 की बात करते हैं तो उस 1 के साथ बहुत सारी समस्याएं भी हमारे साथ रहती हैं। यानी जो अगर हम आज 1 पे हैं और अगर हमें 10 पे जाना है, तो 10 पे जाने के पश्चात जो आनंद, जो फैसिलिटीज, जो सपोर्ट, जो हमारी प्रतिभा, जो हमारा आउटपुट, जो हमारी कॉम्पिटेंस, जो हमारा कंट्रीब्यूशन, वो बहुत बड़ा होगा। परंतु वहां पहुंचने के लिए बहुत श्रम और परिश्रम की आवश्यकता है। तो इसलिए हम लोग लगातार ये बात सबके सामने रखते हैं कि हर किसी व्यक्ति को अपने अपने रोल में किसी न किसी प्रकार की जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो गेट पे खड़ा एक सिक्योरिटी का व्यक्ति है, जिसे हम संतरी बोलते हैं, उसके स्तर पर, चाहे एक सफाई कर्मचारी, चाहे एक पीएन, चाहे एक डेटा एंट्री ऑपरेटर, चाहे एक टीचिंग से संबंधित व्यक्ति, चाहे एक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित व्यक्ति, किसी भी लेवल पर हो, वो किसी भी स्तर पर हो, वो एक वाइस चांसलर के लेवल पर हो या वो एक सबसे जो हायरार्की के नीचे व्यक्ति होता है उसके लेवल पर हो, हर किसी व्यक्ति की कोई ना कोई और किसी न किसी प्रकार की जिम्मेवारी बनती है। यानी अगर आज एक सफाई कर्मचारी सफाई भी कर रहा है, तो उसके मन में भी ये संकल्प होना चाहिए कि भगवान भी अगर ऊपर से उसे देख रहा हो सफाई करते हुए, तो वो भी उसकी सफाई को देख के ये कहे, वाह कितनी अच्छी सफाई कर रहा है। तो इस प्रकार का संकल्प अगर जीवन में हो कि
कि हम ये समझें कि कोई ना कोई हमें देख रहा है, हमारे अंदर से कोई ना कोई हमें झांक के देख रहा है और हमारी गतिविधियों का आकलन कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में शायद हम लोग अपना काम और अच्छी तरह से करने का प्रयास करेंगे। आज आपने भगवत गीता को आधार बनाया है इस कार्यक्रम का। नया जो 2022 का वर्ष हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसमें पहला दिन भगवत गीता को आधार मानते। भगवत गीता मेरे व्यक्तिगत मायने में कोई धार्मिक ग्रंथ तो है नहीं, इसको भले ही हम लोग धार्मिक रूप से देखते हो, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ भगवत गीता को, जब मैंने इसका कई बार पाठ किया है, तो मुझे हमेशा एक बात लगी है कि ये जो ग्रंथ है, ये जो किताब है, ये एक ऐसी किताब है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर उतर जाए तो वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। आज हम जब संस्थान को एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट संस्थान बनाने की बात करते हैं कि अच्छा संस्थान बने, और उस संस्थान में इस प्रेरक ग्रंथ का क्या योगदान हो सकता है, तो मैं हर चैप्टर को अगर देखें, हर पेज को खोल के अगर आप देखो, तो आपको कोई ना कोई ऐसी बात देखने को मिलेगी जो हमारे जीवन का एक इंस्पिरेशनल सूत्र बन सकता है। तो क्योंकि आज जो चर्चा चल रही है जिसके आधार पर हम लोग पूरा दिन निकालेंगे, मैंने कुछ चीज़ें जो मुझे हमेशा लगी हैं कि ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे जीवन में, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती हैं। तो मैंने कुछ चीज़ों को नोट किया। मैं जब गाड़ी में आ रहा था तो मैं सोच रहा था मैं किन विषयों को ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगा, किन के ऊपर ज़्यादा जोर डालूंगा, जो भगवत गीता के आधार पर हम लोगों के जीवन को किसी न किसी रूप में परिवर्तित कर सकती है। पहला जो मेरे ध्यान में आया जब मैं भगवत गीता को पढ़ता हूँ, हम चैप्टर 2 में जब जाएंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आता है हमारे सामने, जहाँ पे भगवान कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि ये जो पूरा जीवन है ना, इस जीवन में ये एक ऋतु की तरह है, जैसे समर और विंटर होता है। ये जैसे ऋतु बदलते हैं, जैसे मौसम बदलता है, हमारे जीवन में भी परिस्थितियां मौसम के रूप में बदलती है। और मौसम जब बदलता है तो कभी ठंड का मौसम होता है और कभी गर्मी का मौसम होता है। अगर आप कैलिफोर्निया जाएंगे इस समय में, तो वहां पे -डिग्रीज में टेम्परेचर होगा, लोग सड़कों पे शायद निकलना बड़ा कठिन होगा, लेकिन उन परिस्थितियों में भी लोग जीना नहीं छोड़ते। और अगर आप समर्स में भारत में देखेंगे तो 45 डिग्री 48 डिग्री का टेम्परेचर होता है, और ऐसे टेम्परेचर में बाहर निकलना झुलस जाना समान है। तो जीवन में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, जहां आपको गहरे से गहरे मुश्किल परिस्थितियां भी हो सकती हैं और आसान से आसान परिस्थितियां भी हो सकती हैं। तो भगवत गीता का सबसे पहला जो मुझे हमेशा प्रेरणा देता है वो ये है कि किसी भी परिस्थिति में आपको अपना काम करते रहना है, चाहे वो कठिन से कठिन परिस्थिति हो, चाहे वो आसान से आसान परिस्थिति हो। कठिन परिस्थितियों में हमें अपना हथियार नहीं छोड़ना। जैसे अर्जुन जब हथियार छोड़ देता है और वो कहता है कि मैं कैसे लड़ूं, तो ये जो संघर्ष है अर्जुन के साथ हो रहा है, ये संघर्ष हमारे साथ भी रोज किसी न किसी प्रकार से हमारे सामने आता है। ये काम नहीं हो सकता, ये मुश्किल है, ये कैसे होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मेरे बस का ये काम नहीं है, मैं तो एक ही आदमी हूँ, कैसे कर पाऊंगा ये सारा काम। तो इस प्रकार के कई प्रश्न हमारे माइंड में हमेशा आते रहते हैं, और जब इस प्रकार की परिस्थितियां, इस प्रकार की मनोदशा हमारे सामने आती है, तो सबसे पहले किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है? जो हमारा आउटकम है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कर्म है, जो हमें करना है काम, उस काम के ऊपर सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है। परंतु भगवत गीता का जो सूत्र है वो ये है कि परिस्थितियां आती रहेंगी और जाती रहेंगी, अच्छी परिस्थितियां भी होंगी और बुरी परिस्थितियां भी होंगी। दोनों परिस्थितियों में आप अपने आप को कैसे तैयार रखते हो, दोनों परिस्थितियों में आप कैसे अपने आप को जीवंत रखते हो, यही एक सबसे बड़ी सीख है। हम आज एक बहुत बड़ा संस्थान बना रहे हैं। अगर हम पिछले 4.5 वर्षों की यात्रा को देखें तो ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हमारे सामने
प्रगाढ़ से प्रगाढ़ मुश्किल खड़ी न हुई हो। अगर मैं अपना अपना अनुभव बताऊं तो मुझे ऐसा कोई दिन नहीं दिखता जिस दिन मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं जहां मुझे लगता है अब बस, अब तो काम मैं नहीं कर सकता। ऐसी परिस्थिति में आपको चारों ओर से, आप अच्छा काम कर रहे हो लेकिन चारों ओर से उस अच्छे काम को खींचने के लिए 40 लोग खड़े हो जाते हैं कि कैसे इस काम को आगे ना बढ़ने दिया जाए। परंतु मैंने एक चीज अनुभव की कि ऐसी परिस्थिति में भी जब आप सकारात्मक रूप में सोचते हो, तो मैंने देखा, ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने देखा कि जब ऐसी परिस्थिति में भी आप एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेके चलते हो, जो ये मैंने आपको कहा कि ठंड और गर्मी, अच्छा और बुरा, खराब और ठीक, जब आप ये मानसिकता लेके चलते हो काम तो मैंने करना है, चाहे अच्छा परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो। तो मैंने अनुभव किया पिछले 4.5 वर्षों में यहाँ पे आके कि जब जब कठिन से कठिन परिस्थितियां सामने आई, और ऐसी कठिन से कठिन परिस्थितियां जिनका मैं जिक्र यहाँ नहीं कर सकता, तो मैंने अनुभव किया कि जब मैंने अपना काम कंटिन्यू रखा बिना किसी हिचक के, बिना किसी, शायद आप में से कई लोगों को पता भी नहीं होगा, मैंने देखा कि कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद, जिन परिस्थितियों के कारण से मैं बड़ा विचलित हो जाता था शुरू में, वो परिस्थितियां अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती थी। और तब मुझे ये अनुभव हुआ कि मैं अपना काम करता रहूं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, मैं इन परिस्थितियों से घबराऊंगा नहीं। और ऐसी परिस्थितियां आप सबके साथ हैं। आप घर में देखें तो छोटी सी छोटी चीज हमें विचलित कर देती है। हमारा घर के अंदर किसी के साथ संवाद हमें विचलित कर देता है, ऑफिस में आके किसी के साथ वार्तालाप हमारी होती है, कॉन्वर्सेशन होती है, वो विचलित कर जाती है। कुछ लोग बड़े डिसरेस्पेक्टफुल हो जाते हैं, कुछ लोग बड़े जोर से बोल देते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से पीछे कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, ऐसा काम कर देते हैं, वो हमें विचलित कर देता है। लेकिन मैंने एक चीज देखी, अगर आप बिना विचलित रहे, आप अपने काम और अपने कर्म के प्रति अपनी जो आपकी कमिटमेंट है वो आप देते रहें, तो प्रकृति भी कुछ ऐसा मार्ग निकालती है कि आने वाले समय में आपको लगता है कि ये परिस्थिति तो अपने आप ठीक हो गई। परंतु उसके लिए जो बैलेंस वाला एक पार्ट है कि ऋतु बदले, ठंड हो या गर्मी हो, दोनों को समान रूप से लेते हुए आप चलें, तो आप देखेंगे आपके व्यक्तिगत जीवन में, प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको बहुत फैसिलिटेटिव प्रोसेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। दूसरा जो मेरा अनुभव रहा भगवत गीता के आधार पर ही, बहुत सारे अनुभव हैं, परंतु आज के इस संदर्भ में मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो मैंने अनुभव किया है आप लोगों के साथ पिछले 4.5 वर्षों में काम करते करते, मैंने एक चीज देखी, और जो भगवत गीता की बड़ी अच्छी वाणी है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो थिंकिंग है, हमारी जो कॉग्निशन है, यही हमारा मित्र भी है और यही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। आप क्या सोचते हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप किस प्रकार से सोचते हैं, ये निर्भर करता है और ये तय करता है कि आपके साथ क्या होगा। अगर आप सोच सकारात्मक रखते हैं हर परिस्थिति में, तो आपके जीवन में आनंद फलित होने में ज्यादा देर नहीं लगती। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही हम कुछ अच्छा करना शुरू कर देते हैं, तो हम किसी के साथ कोई अच्छा करना शुरू कर देते हैं, तो हमें तुरंत माइंड जो है वो दूसरी बात याद दिला देता है, अरे आप इसके साथ अच्छा कैसे कर सकते हो, इसने पिछली बार ऐसा किया था, इस व्यक्ति ने आपके बारे में ऐसा बोला था, अगर आप इसके साथ ऐसा करोगे तो आपके साथ वैसा हो जाएगा। मैंने देखा कि हमारे ही माइंड में, हमारी ही सोच में, हमें दूसरे प्रकार का भी सोच अंदर ही निर्माण हो जाता है, और ये व्यक्ति पे निर्भर करता है वो किस सोच को अपने माइंड में पालता है, नर्चर करता है। जैसे मान लीजिए आज 2022 शुरू हुआ, आपने संकल्प लिया, बहुत सारे लोग युवा हैं, या हम सोचते हैं कि कल से हम लोग योगा करेंगे, सवेरे सवेरे उठेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, अपने आप को फिट रखेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि 5:30 बजे का अलार्म लगा देते हैं अपनी घड़ियों में, और हम लोग तय करते हैं शाम को, बस कल से तो मैं अब एक्सरसाइज करूंगा, मैं
योगा करूंगा, 5:30 बजे उठ के बाहर वॉक करूंगा, और आप अलार्म लगा के सो जाते हैं, संतुष्ट हो गए, बस कल मुझे उठना है। जैसे ही सवेरे 5:30 बजे अलार्म बज जाता है तो आप बिस्तर में से हाथ निकाल लेते हैं और मोबाइल के ऊपर स्नूज के ऊपर उंगली दबा देते हैं। अरे 5 मिनट बाद और बज जाना, और 5 मिनट बाद वो फिर बजता है तो आप फिर उसके ऊपर उंगली लगा देते हो। तब तक आपके माइंड में जो वो नकारात्मक वाला माइंड है ना, वो जाग जाता है, कहता अच्छा इसमें तो जगना है नहीं, मैं ही जाग जाता हूं। और वो जाग के आपको कहता है अरे छोड़ो ना, कल रात तो बहुत देर तक काम किया था, कल कर लेना एक्सरसाइज। और हमारा जो सकारात्मक वाला सोच है वो चुप हो जाता है, नकारात्मक वाला हावी हो जाता है। और जब नकारात्मक वाला माइंड हावी हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ हाँ, कल तो मैंने बहुत देर तक काम किया था, आज तो मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, कल करूंगा। और मैं स्नूज की जगह पे उसको स्टॉप कर देता हूं। अलार्म बंद, रजाई सिर के ऊपर और आंखें बंद, और 8 बजे उठ के अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, आज मुझे वॉक पे निकलना था, मैं तो निकला ही नहीं। अब सकारात्मक माइंड जाग गया, नकारात्मक माइंड तो सो गया। तो हमारे साथ ये हर परिस्थिति में होता है, ऑफिस में होता है, काम में होता है। तो ये जो माइंड है हमारा, ये हमारा मित्र भी है, ये हमारा शत्रु भी है, और ये दोनों के दोनों एक ही घर में रहते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है आप पर, आप किस वाले माइंड को अपने अंदर डेवलप करते हो, किसे आप ज्यादा महत्व देते हो। अगर आप नकारात्मक वाले को महत्व दोगे तो आपके सामने पूरा जो सामने वाले लोग हैं आपको केवल उनकी बुराइयां ही दिखेंगी। अगर आप सकारात्मक देखोगे तो आपको सामने वालों में बड़ी सारी अच्छाइयां दिखेंगी। जब जब आप प्रयास कर रहे हो, जब जब आपका नकारात्मक माइंड खड़ा हो जाता है तो आपको सामने वाले की सारे दोष, आप बड़े आसानी से उनके दोष लिख सकते हो। एक अच्छे संस्थान में सकारात्मक दृष्टि बहुत जरूरी है, क्योंकि एक संस्थान किसी एक व्यक्ति से तो बन नहीं सकता। एक संस्थान तभी बन सकता है जब सारे लोग एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेके आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी लेवल पर काम करने वाला हो। लेकिन उसके लिए नकारात्मक वाले जो माइंड है उनको हटाने की आवश्यकता है, सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ाने की आवश्यकता है। अब सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है कि हम इसको करें कैसे, कि सकारात्मक और नकारात्मक को हम लोग प्रैक्टिस में कैसे लाएं। तो ये एक व्यक्तिगत एक्टिविटी है, रोज हम अपने आप को ऑब्जर्व करें। आप ध्यान रखिएगा, हमारे जैसे हाथ हैं, ये हमारे काम आते हैं किसी चीज को उठाने में। जो काम हाथ कर सकता है वो काम पैर नहीं कर सकता। पैर हमारे काम आते हैं चलने के, अगर आपको कहीं जाना है तो आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ देखना है तो आप आंखों का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कुछ सुनना है तो आप कानों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हर किसी अंग का अपना अपना एक काम है और उसका इस्तेमाल मैं करता हूं। अब मैं पैरों का इस्तेमाल हाथ की जगह तो नहीं कर सकता, हाथों का इस्तेमाल पैर की जगह तो नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ देखना है तो आंख बंद करके कान से तो नहीं देख सकता। इसी प्रकार से हमारा माइंड भी है, ये भी एक प्रकार का अंग है हमारा। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ है कि हम माइंड का इस्तेमाल नहीं करते, माइंड हमारा इस्तेमाल करता है। और वो तब होता है जब हम लोगों ने माइंड को ऑब्जर्व करना बंद किया। तो मैं दूसरा जो लेसन है वो ये है, हर परिस्थिति में माइंड का पॉजिटिव और नेगेटिव आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। लेकिन क्या आप ऐसी परिस्थिति क्रिएट कर सकते हैं कि आप माइंड के पॉजिटिव वाले को ही इस्तेमाल में लाएं। दूसरा ये कि आप कंट्रोल माइंड को करें, न कि माइंड को आपको कंट्रोल करें। अगर आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हैं तो आपके साथ जो भी घटेगा वो बहुत ही पॉजिटिव होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। आपको कभी कभी लगेगा अभी जो घट रहा है ये बड़ा खराब है, लेकिन सकारात्मक माइंड आपको कहेगा चिंता मत कर, चलता रहे, देखता जा, आगे रास्ते खुलते जाएंगे। तो आप देखोगे वास्तव में आगे जो चीजें हैं वो फलित होना शुरू हो जाती है। तीसरी बात
जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा, क्योंकि ये संगठन बहुत बड़ा बनेगा अगले कुछ वर्षों में, यहाँ और लोग आएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि संतुष्टि। मैंने बहुत लोगों को देखा है मिलने के बाद भी असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि जितना बड़ा जितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन है उतनी बड़ी डिससेटिस्फैक्शन भी हो जाती है। तो इसलिए मैंने एक चीज अनुभव की है कि हमें जो मिलता है अगर हम उसमें संतोष करें तो हमारे जीवन में कभी भी हम लोगों को किसी प्रकार की डिससेटिस्फैक्शन, जो परेशानियां, जो क्रोध, जो असाधारण सा व्यवहार हमारे बीच में आ जाता है, वो शायद नहीं आएगा। लेकिन उसके लिए हर परिस्थिति को किसी संतोष से, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक व्यक्ति से मेरा परिचय हुआ था, मैं उनके घर गया था, वो व्यवसाय में है, बिजनेस करते हैं। तो उनकी पत्नी से जब मिला तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा भाई साहब क्यों परेशान है? बोला इनके बिजनेस में इस साल 5 लाख का फायदा हुआ है। मैंने कहा 5 लाख का फायदा हुआ है तो फिर परेशान क्यों है? बोला हाँ 5 लाख का फायदा तो हुआ है, पर उनको लगता था कि 10 लाख का फायदा होगा और वो सोच रहे हैं 5 लाख का नुकसान हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है। मैंने जाके उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या बात है? बोला राज ऐसा था कि इस साल ना 10 लाख का फायदा पक्का था, लेकिन 5 लाख का नुकसान हो गया। अब देखिए 5 लाख का फायदा हुआ, इसके लिए उसे संतोष नहीं है, लेकिन 5 लाख का नुकसान हुआ, इसके लिए वो बिल्कुल परेशान है। अब देखो 5 लाख का फायदा भी हुआ, हमारी नजर दृष्टि कहाँ जा रही है? जब हम असंतुष्ट रहते हैं, जब हमारी अपेक्षाएं बहुत बड़ी हो जाती है और हम असंतुष्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो हम प्रभु की कृतज्ञता भी भूल जाते हैं कि जिसने हमें 5 लाख रुपए का फायदा कराया। और जब हम जो चीज हमें मिली उसे नहीं देख पा रहे हैं और जो चीज हमें नहीं मिली उसकी ओर देख रहे हैं, तो हमारे अंदर क्रोध भी आ जाना शुरू हो जाता है, हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मुझे याद है एक कहानी मैंने पढ़ी है, एक साधु की और एक राजा की। साधु जो था वो राजा का बड़ा हितैषी था, उसके साथ रहता था और राजा हमेशा जो खाता था पहले साधु को खिलाता था। तो एक बार क्या हुआ, दोनों कहीं जा रहे थे, किसी जंगल में किसी काम से जा रहे थे और जंगल में वो भटक गए और कुछ दिनों तक ऐसे भटकते रहे, खाने को कुछ नहीं मिला। तो तब जाके राजा जंगल में कुछ देखा, उसे एक फल मिला, वो बड़ा सा फल था। तो राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो फल मिला, कुछ तो खाने को मिला। उसने वो फल लाया, उसको साफ किया, काटा और अपने उस ऋषि के साथ बैठा और उसने उस फल के 6 हिस्से किए। और जैसे ही फल के 6 हिस्से किए, उसने पहला हिस्सा जैसे वो उठा के पहले अपने ऋषि को खिलाता था, उसने उठा के वो ऋषि को खिलाया। ऋषि ने वो फल खाया और खाते ही बोला अति स्वादिष्ट, बड़ा अच्छा फल दिया, बहुत ही स्वादिष्ट फल है, एक और फांक दे दो मुझे। तो राजा ने एक और फांक उसको दे दी। तो ऋषि ने वो भी फांक भी खा ली और कहा कि अति स्वादिष्ट, राजन एक और फांक दे दे। तो राजा थोड़ा सा परेशान हो गया, लेकिन दे दिया उसको एक फांक। फिर उसने चौथी भी मांग ली, 5वीं भी मांग ली और राजा बड़ा क्रोध में आया। लेकिन जैसे ही उसने 6ठी फांक उसके हाथ से छीनी, राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी भूखा हूं, आप मेरे प्रति ऐसे कैसे हो सकते हैं? आप ये फांक मुझे वापस करें और मुझे भी खाने दें, मुझे भी भूख लगी है। उसने कहा नहीं राजन, ये मुझे ही दे दो। वो छीनने लगा, राजा ने वापस छीना और वो फांक खाई। जैसे ही उसने वो फल का हिस्सा खाया, उसे थूक पड़ा, क्योंकि वो इतना कड़वा जहर की तरह था। और राजा ने उस ऋषि को कहा महाराज ये आप क्या कर रहे थे? 5 फांके आप खा गए तो जहर की तरह कड़वा है और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा राजा तेरे हाथ से हर बार मीठे फल खाए हैं, मैं तुम्हें कड़वा फल खाने कैसे देता? आप देखो हमारे जीवन में क्या होता है, भगवान हमारे को इतनी सारी फांके मीठी देता है, लेकिन एक फांक कड़वी आ जाए तो हमारा सारे का सारा जो सोच है वो उस कड़वाहट की ओर चला जाता है।
हम कभी ये नहीं सोचते कि अगर हमसे कुछ चीज छीनी भी जा रही है, हो सकता है उसके पीछे प्रभु की कोई अपनी लीला हो। लेकिन हम लोग हमेशा, हमें कुछ चाहिए लेकिन जो मिला उसके लिए हम लोग कृतज्ञ नहीं रहते, जो नहीं मिला उसके पीछे हम लोग हमेशा विचलित रहते हैं। और मैंने कई लोगों में देखा है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस थी, उन एक्सपेक्टेशंस के आसपास पहुंचे तो दूसरी एक्सपेक्टेशन खड़ी हो गई। अरे जो एक्सपेक्टेशन के बराबर मिला उसके लिए तो खुश रहो, उसके लिए तो धन्यवाद करो, उसके लिए तो अपने जीवन के अंदर एक पॉजिटिविटी रखो। लेकिन जब हम इस प्रकार की परिस्थिति में रहते हैं कि हम लोग पॉजिटिव नहीं रहते, तो हम लोग कुछ भी हमें जीवन में मिल जाए हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। और अगर इस संस्थान में हम लोगों को खुश रहना है, हमें इस संस्थान को एक बहुत अच्छा संस्थान बनाना है। जो आप कर रहे हो, जो आपको मिल रहा है, जिस परिस्थिति में आप हो उस परिस्थिति में संतुष्ट रहें, यही आपको जीवन में आगे जाके फलित करेगा। मुझे डॉक्टर राठौर कह रहे थे 9 में से 10 में से 1, मैं आपको मैनेजमेंट में हम लोग एक टर्म यूज करते थे, परफॉर्मेंस गैप। और ये परफॉर्मेंस गैप का अर्थ है कि अगर मान लो आपको 200 कोई नंबर लेने हैं और या 200 कोई अचीव करना है और उसका टारगेट है 200, तो हम लोग कभी कभी 150 अचीव कर देते हैं, तो हम उसको कहते हैं परफॉर्मेंस गैप 50 की है कि हम 50 अचीव नहीं कर पाए। तो कभी कभी हम लोग टारगेट के पीछे रहते हैं क्योंकि हम एफर्ट नहीं लगाते। लेकिन मैं एक और टर्म बताता हूं जो मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं पोटेंशियल गैप। पोटेंशियल गैप का अर्थ यह है कि केवल 200 ही नहीं, आप शायद 400 के बराबर, जो आपने यहां लिखा है क्षमता निर्माण, आपके अंदर की जो क्षमता है वो कभी कभी 200 की जगह 400 की होती है, लेकिन आपने कभी अपने पोटेंशियल की ओर नजर ही नहीं दौड़ाई होती। आपने टारगेट को देखा होता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप हमेशा अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। और जब आप अपनी कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आप हमेशा टारगेट से पीछे रहते हैं। लेकिन अगर आप कभी अपने अंदर झांकें और अंदर देखें, आप जो भी काम कर रहे हो, आप अगर सफाई का भी काम कर रहे हो, सिक्योरिटी का भी काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप देखना आप जो कर रहे हो आप उससे 10 गुना अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मैं इस काम को और अच्छा कैसे कर सकता हूं। आपने सिर्फ हमेशा ये किया कि मेरा काम तो ये है, ये 4 चीजें मैंने कर दी, मेरा काम खत्म हो गया। परंतु जीवन ऐसा नहीं है। जीवन एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे चलता है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ कुछ अच्छा घटित होगा। अच्छा कैसे घटित होगा? अच्छा कोई बाहर से घटने वाली नहीं। अच्छा घटित तभी होगा जब हम अंदर से उस घटना को संभव बनाने के लिए अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी पोटेंशियलिटी, अपनी सारी कैपेसिटीज और कॉम्पिटेंसीज को लगा सकते हैं। जब तक हम अंदर की कैपेसिटीज और पोटेंशियलिटीज को बाहर अपने एक्शन में नहीं लाएंगे, हम न तो घर में, न संस्थान में, न अपने ऑर्गेनाइजेशन में किसी चीज को आगे ले जा सकते हैं। तो मैं यहीं पे अपने आप को अपना संवाद यहाँ पे रोकता हूँ और आप लोगों से ये आग्रह करूंगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं, मैंने कई लोगों को इस संस्थान में देखा, मैं व्यक्तिगत रूप से हर व्यक्ति को समझ सकता हूँ। हर व्यक्ति में यहाँ बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन हर व्यक्ति कभी ना कभी उस पोटेंशियल को कंप्लीटली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। और ये जो हम अंडर यूटिलाइज अपनी पोटेंशियल को करते हैं, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ी शंकाएं खड़ी कर देता है। अगर आप अपने पोटेंशियल को आंकना शुरू करें कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्षमता क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आप कोई भी काम करें, चाहे वो एक हस्बैंड या एक वाइफ का रोल प्ले कर रहे हो, चाहे वो आप एक बेटे का और फादर मदर का रोल प्ले कर रहे हो, चाहे एक फ्रेंड का रोल प्ले कर रहे हो, चाहे एक एम्प्लॉय का रोल प्ले कर रहे हो, इस जीवन में जो भी रोल प्ले कर रहे हो, अगर आप अपनी क्षमताओं को करीब से देखेंगे, आप हर रोल जिस रोल में भी आप रहें, उस रोल को और अच्छा और नए तरीके से और बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। और यही संस्थान की भी एक आवश्यकता है। संस्थान भी हमारे परिवार की तरह है। अगर आप एक अच्छा घर चाहते हैं
तो एक अच्छे घर में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि परिवार के अंदर सबके बीच में समन्वय हो, घर साफ हो, घर के अंदर हर कोई चीज अपनी तरतीब से रखी गई हो, घर के अंदर कोई चीज नुकसान ना हो। आप यही चाहो, घर से निकलते हैं तो बिजली का बल्ब ऑफ कर देते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वहां मेरी कोई कनेक्शन है, मेरी कोई साइकोलॉजिकल कनेक्ट है। वही घर एक एक्सटेंशन है ऑफिस का, ऑफिस भी मेरा दूसरा घर है। मैं अपना आधा जीवन तो ऑफिस में ही निकालता हूँ, तो उस प्रकार से वो ऑफिस मेरा एक्सटेंडेड होम है। तो मैं उस एक्सटेंडेड घर में भी क्या उसी भावना के साथ, उसी व्यवहार के साथ काम करता हूँ, उसी व्यवहार के साथ परिवार यानी रिलेशंस को क्रिएट करना चाहता हूँ, उसी एक्सेलेंस के साथ, उसी पोटेंशियलिटी को निभा कर, उजागर करके मैं क्या काम करता हूँ या करना चाहता हूँ। अगर आप इन चीजों में कोई समन्वय लाएंगे, मुझे लगता है ये हमारे व्यक्तित्व को भी अच्छा खिलाएगा और आने वाले दिनों में आपके अंदर की ही प्रेरणा आपको जीवन में और सफल बनाएगी। जरूरी नहीं है कि सारे लोग ऐसा सोचें, लेकिन जितने लोग ऐसा सोचेंगे, जितने ज्यादा लोग ऐसा सोचेंगे, उतना ज्यादा संस्थान और संगठन और ऑर्गेनाइजेशन और आप एज ए व्यक्ति जीवन में प्रोग्रेस पाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये वर्ष हमारे लिए और अच्छा हो, ये वर्ष हमारे लिए और नए कीर्तिमान और नए अचीवमेंट्स को अचीव करने के लिए हमारे लिए और अच्छा बने और हम सब लोग छोटी छोटी कमियों को नजरअंदाज करते